हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए, हम बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे थे, वनस्पति जगत, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि वनस्पति जगत को दो भागों में बांटा गया था। कौन सा? क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स की यदि बात करें तो फिर से वो तीन भागों में बांटा गया था, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है। जो आपका फिनेरोगैम्स है वो आपका दो भागों में बांटा गया था, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो ये जो पादप है, ये क्या है, स्टार्ट से चलते, इसका मतलब विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले कौन आए? थेलोफाइटा, जिसके अंदर क्या रखे गए? सेवाल, जो हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी हमने देख लिया। और आज हम पढ़ेंगे जो तीसरा हमारा क्या है, टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो देखिए, ये टेरिडोफाइटा, इनके जो सामान्य लक्षण हैं वो किस प्रकार से हैं तथा इसमें किस प्रकार से जीवन चक्र होता है, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया। ठीक है। जैसे हमने ब्रायोफाइटा में देखा था, वैसे ही इसके अंदर भी टेरिडोफाइट शब्द किसके द्वारा दिया गया? इस एक वैज्ञानिक जिसका नाम है हेकल। क्या? वर्गीकरण जगत की जो वर्गीकरण जगत की जो प्रणाली है, कितने तीन जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? हेकल के द्वारा। वहीं आपके टेरिडोफाइट शब्द किसने दिया? हेकल ने। ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है क्या? टेरिडोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, अब है कि इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। हमने ब्रायोफाइटा के अंदर क्या देखा था कि पादप जगत का उभयचर। क्यों? क्योंकि वह जल में भी पाया जाता है तथा स्थल में भी पाया जाता है। यानी कि जो उसका मुख्य पादप शरीर है वो स्थल पर था। क्यों? किसमें? ब्रायोफाइट्स में। और जो फिर उसको जनन के लिए कहाँ, उस जल की आवश्यकता थी। ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा गया था? उभयचर। जैसे कि जंतु जगत के जो उभयचर यानी एम्फीबिया थे, वो क्या थे कि स्थल पर रहते हैं, लेकिन जनन के लिए, जैसे मेंढक, उसका एग्जांपल मैंने बताया था, जो क्या है, जनन के लिए कहा जाता है जल के अंदर। वैसे ही इसको क्या कहा जाता है? पादप जगत का सरीसृप। तो ये सरीसृप क्यों कहते हैं? तो देखिए कि ये, इससे पहले मैं ये पॉइंट बताती हूँ, ये है प्रथम स्थलीय पादप। जैसे क्या हमने ब्रायोफाइटा के अंदर क्या देखा था कि यह पूर्ण रूप से स्थलीय नहीं था। क्या? पूर्ण रूप से स्थलीय नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको जनन के लिए कहाँ जाना पड़ता था? इस जल के अंदर जाना था। ठीक है। लेकिन पृथ्वी पर जो सबसे पहले स्थलीय, पूर्ण स्थलीय जो पादप आए, वो कौन आए? वो आपके टेरिडोफाइट आए। ठीक है। टेरिडोफाइट आए। और जो एक प्राणी जगत का जो क्या है, सरीसृप है, वो भी क्या है कि मेंढक, जो एम्फीबिया वर्ग का सदस्य है। उसके बाद जो कौन सरीसृप जगत आया, ठीक है, वो सरीसृप आया, क्या था? वो पूर्ण रूप से स्थलीय। सरीसृप में यदि बात करें, जंतु जगत में क्या आता है? छिपकली, जो भी रेंगने वाले सांप है, जो जितने भी मतलब रेंगने वाले जंतु है ना, वो आते हैं। ठीक है। इसीलिए ये भी क्या है? पूर्ण स्थलीय है। और पूर्ण स्थलीय होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप, या फिर ये कह सकते हैं कि उभयचर के बाद आने वाले क्या कहलाते हैं? सरीसृप कहलाते हैं। वैसे ही इन जंतुओं, इन पादपों के अंदर भी क्या है कि ब्रायोफाइटा उभयचर कहलाता था पादप जगत का, और उसके बाद आने वाले, क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट के बाद आते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट कि सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा किस तरह से कि ये एक गमला है, सजावटी रूप में अपन देखे ना, तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ परण, ठीक है ना, इस तरह से इनकी परण लगी होती है। ठीक है। ये इस तरह से होते हैं जो फर्न। ठीक है। फर्न इसका एग्जांपल है। तो फर्न को हम क्या, किसमें यूज करते हैं? सजावटी पौधों के रूप में। तो टेरिडोफाइटा का उपयोग कहाँ किया जाता है? सजावटी पादपों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है कि ये छायादार, नमी तथा ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि ब्रायोफाइट्स जो है, जो कहाँ पाए जाते थे? छाया, नमी और ठंडे स्थानों में पाए जाते थे।
इसलिए उनको क्या कहा गया, स्कियोफाइट। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, छाया, नमी तथा ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए इनको भी क्या कहते हैं, स्कियोफाइट कहा जाता है। याद रखना स्कियोफाइट के अंदर कौन कौन से आते हैं, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, छायादार, नमी तथा ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एक ये टॉपिक और एक आपका ये टॉपिक, कि सर्वप्रथम 7 उत्तक उत्पन्न हुए। जैसे देखो हमने ब्रायोफाइट के अंदर क्या देखा था कि वो जल पे एक तो निर्भर था, किसके लिए, जनन के लिए। दूसरा क्या था कि उसके अंदर 7 उत्तक नहीं पाया जाता है, तो जल को लेने के लिए वो कहाँ, जल के अंदर जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो जनन करने के लिए कहाँ गया था, जल के अंदर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 7 उत्तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 उत्तक उत्पन्न करने वाले पादप या ऐसे पादप जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, 7 उत्तक उत्पन्न हुआ है, वो कौन सा पादप है, वो आपका टेरिडोफाइट है। देखो नीट 2018 के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आया था, वो मैं बताती हूँ। सॉरी, नीट 2019 के अंदर, नीट 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो कैसे था कि निम्न में से सहवनीय क्रिप्टोगैम्स है, निम्न में से सहवनीय क्रिप्टोगैम्स है। उसके ऑप्शन थे कि आपके एक तो क्या हो गए, थेलोफाइटा के आपके हरी सेवाल वो दे दी, और एक इसके अंदर क्या दे दिया था, ब्रायोफाइटा, और एक क्या दे दिया था, टेरिडोफाइटा। तो आप ही बताओ कि सहवनीय क्रिप्टोगैम्स, देखो क्रिप्टोगैम्स के अंदर क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले अपन जाते हैं पीछे। हमने क्या पढ़ा था कि जो वनस्पति जगत है ये कितने भागों में डिवाइडेशन है, ये आपका क्रिप्टोगैमस, 2 भागों में, क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो देखो ये क्या बात कर रहा है, क्रिप्टोगैमस, हालांकि ये फिनेरोगैम्स की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इनको तो छोड़ दो कि निम्न में से सहवनीय क्रिप्टोगैम्स है। अब देखो इस क्रिप्टोगैम्स के अंदर क्या था, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका क्या था, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये 3 इसके अंदर थे, हमने पीछे के लेक्चर के अंदर देखा। यदि ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके आप पीछे जाइए और वो लेक्चर पढ़िए, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए वनस्पति जगत के 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया और इस क्रिप्टोगैम्स के अंदर थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया। अब देखो क्या थेलोफाइटा के अंदर 7 उत्तक पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि इसके शरीर ही कैसा है, थैलस नुमा है, तो इसके अंदर सहवनीय उत्तक विकसित नहीं हुए, ठीक है। क्या इस ब्रायोफाइटा के अंदर सहवनीय उत्तक थे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ये जल पे निर्भर है, ये जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। इन दोनों के यदि हम कहें कि जैसे इस तरह से थे कि ये स्थल पर थे, इसका क्या था, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप था, ठीक है। और जल पर ये क्या है, जल में ये जनन करने के लिए निर्भर थे, ठीक है। तो ये कैसे थे, पादप जगत के उभयचर कहलाते। तो उसमें कहीं 7 उत्तक की कोई चर्चा नहीं थी, यानी कि यहाँ 7 उत्तक विकसित नहीं हुआ था। अब बचा क्या, टेरिडोफाइटा, और जो हमने देख लिया है कि सर्वप्रथम 7 उत्पन्न जो हुए वो कौन से पादप हैं, टेरिडोफाइट, ठीक है। याद रखना ये, अगर ये भी नाम दे देना उसमें कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये 4 ऑप्शन आ गए, तो आप ये भूल कर भी मत करना। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, क्रिप्टोगैमस, यानी कि क्रिप्टोगैमस इन तीनों के अंदर ही पूछा है, इन्होंने इसके अंदर नहीं पूछा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो अपने क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं कि इसका जो मुख्य पादप शरीर है, किसका, इस टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर है वो कैसा है, बीजाणुद्भिद। अब बोलोगे मैडम आपने ये क्या बता दिया, ब्रायोफाइटा में तो आपने क्या कहा था कि मुख्य पादप शरीर कैसा था, युग्मकोद्भिद, तो ये यहाँ कैसे हो गया,
अब मैं क्या करूं, हो गया तो हो गया, कि ये विकसित ही ऐसे हुआ। इसका मुख्य पादप शरीर कैसा था, इसका द्विगुणित यानी बीजाणुद्भिद प्रकार का। ठीक है, किस तरह से, जैसे देखो मैं यही बता देती हूँ, ये पादप है और ये, ठीक है मैडम ये क्या बना रहे हो आपने, तो ब्रायोफाइटा में तो सीधा क्या बनाया था, थैलस, ये बना रही हूं इसलिए, क्यों, क्योंकि ये विभेदित है, याद रखना भूल मत जाना, टेरिडोफाइट विभेदित है किसमें, मूल, तना और पर्ण में। देखो मैंने ना तो मूल सम लिखा, ना मैंने तना सम लिखा, ना मैंने पर्ण सम लिखा, यानी इनके समान संरचना नहीं, रियल में मूल पाई जाती है, तना पाई जाती है और पर्ण भी पाई जाती है। तो टेरिडोफाइट, अब पूछ ले कि क्या टेरिडोफाइट जड़ तना और पत्ती में विभेदित है, तो आंसर होना चाहिए यस। क्यों, क्योंकि ये मूल, जड़, तना, मूल, तना और पर्ण में विभेदित होता है। ठीक है, इसका पादप शरीर कैसा, जैसे ये पादप शरीर है ना, इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी। कैसा होगा, बीजाणुद्भिद प्रकार का होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब आगे हम देखते हैं कि मूल है, मूल यदि याद आ रही हो तो मैंने आवर्त बीजी पादपों की आकार्य की पढ़ाई थी, वहां मैंने मूल के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, मुसला मूल, झकड़ा मूल और आपकी अपस्थानिक मूल। ठीक है, कहीं आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, या मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, उससे क्या लटक रही थी, लताएं, उससे क्या लटक रही थी, लताएं लटक रही थी। अब वो लताएं जब आप बचपन में क्या करते थे, उसको पकड़ के झूलते, अपस्थानिक मूल। ठीक है, अब देखो तना इसमें कैसे होता है, तना सीधा होता है, ठीक है सीधा, और पर्ण मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पर्ण की जो संरचना है वो पढ़नी मुख्य इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए हम देखते हैं कि इसमें पर्ण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक है लघु पर्ण और एक है दीर्घ पर्ण। देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, मैंने यहाँ क्या है, डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आपको क्या अंतर दिख रहा है, इन दोनों में ध्यान से देखो क्या अंतर दिख रहा है। देखो कहीं यहाँ आपको ये पर्ण जो है ये तने से बड़ी नहीं दिख रही, तना छोटा और पर्ण कैसी दिख रही है, बड़ी। ठीक है, और तना इसमें क्या है, छोटा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर्ण आपको क्या दिख रही है, छोटी, तथा तना आपका क्या है, बड़ा। तना कैसा है, बड़ा, बड़ा। ठीक है, तना कैसा दिख रहा है, बड़ा। तो लघु पर्ण क्या है कि तने से जब पर्ण छोटी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लघु पर्ण। दीर्घ पर्ण जब तने से बड़ी होगी तो उस पर्ण को हम क्या कहेंगे, दीर्घ पर्ण कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, इसका एग्जाम्पल है फर्न। ठीक है, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, सजावटी पौधों के रूप में हम लेते हैं फर्न, और इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। क्या है, सिलेजिनेला। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, ये किसके हैं, टेरिडोफाइटा के, फर्न जिसमें दीर्घ पर्ण पाई जाती हैं और सिलेजिनेला जिसमें लघु पर्ण पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनमें पर्ण के 2 और प्रकार हैं। कैसे, जैसे ये एक क्या है, ये एक पादप है, तना है, और ये इसकी क्या है, पर्ण है, और ये क्या है, मूल है। ठीक है, जैसे ये पर्ण मैंने कह दिया ये क्या है, कायिक पर्ण है, और इस पर्ण को मैंने नाम दे दिया बीजाणु पर्ण। यानी कायिक पर्ण और बीजाणु पर्ण 2 भागों में विभाजित हैं, 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती है। ठीक है, और ये पर्ण क्या करती है, ये पर्ण करती है प्रकाश संश्लेषण का कार्य। ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य। और इधर ये पर्ण जो है इसके ऊपर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। ठीक है ना, इस पे क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी, जिसमें क्या बनते हैं, बीजाणु। तो ये पर्ण किससे संबंधित है, जनन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जनन से संबंधित है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई कि कायिक पर्ण तथा बीजाणु पर्ण में अंतर क्या है, कि कायिक पर्ण जो है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तथा बीजाणु पर्ण में क्या है, एक बीजाणुधानी नामक संरचना पाई जाती है जो क्या है, जनन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ कि जैसे देखो हमने क्या देखा था कि पादपों का यानी वनस्पति जगत में पादपों का विकास कैसे हुआ, कि स्थल पर सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले कौन आए, शैवाल।
उसके बाद कौन आए, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद कौन आए, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद क्या आए, एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से इस पृथ्वी पर किसका विकास होता गया, पादपों का। जो शैवाल थे उसमें क्या था, एक थैलस नुमा संरचना थी, मतलब थैला समझो, थैलस क्या, शैवाल क्या है, एक थैला नुमा संरचना है, थैलस है। क्या उसमें पर्ण तना और जैसे पर्ण तना और मूल इसमें है, शैवाल के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर कब विकसित हुई, ब्रायोफाइटा के अंदर आकर जो कुछ संरचना थी एक कोशिकीय, जिसको हमने क्या नाम दिया, मूल सम। ठीक है, तने जैसी संरचना उसको हमने क्या नाम दिया, तनासम। छोटी छोटी संरचना जो पर्ण समान, उसको हमने क्या नाम दिया, पर्णसम। इस तरह से शैवाल से किसका विकास हुआ, ब्रायोफाइटा का। ठीक है, फिर जो ब्रायोफाइटा है वो किसमें, जड़ तना पत्ती यानी जो टेरिडोफाइट के अंदर बदल गया, यानी उसमें जड़ तना पत्ती सब मिलने लगे, विभेदित हो गए। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये उससे पहले क्या था, ब्रायोफाइट, और उससे पहले क्या था, थैलोफाइट। यानी 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरह से इन वनस्पति का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, टेरिडोफाइट। क्यों, टेरिडोफाइट में क्या है, मूल भी पाई जाती है, तना भी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, इसमें पर्ण पाई जाती है। ठीक है, फिर मैं यहाँ बना देती हूँ किसका, जिम्नोस्पर्म का। और जिम्नोस्पर्म में भी क्या पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में भी पर्ण पाई जाती है, तना पाया जाता है, और आपकी क्या पाई जाती है, मूल पाई जाती है। और एंजियोस्पर्म जो हमने पुष्पी पादपों का शरीर तथा आकारिकी देखे थे, यानी जो बड़े पादप हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म। इसमें भी क्या पाई जाती हैं, पर्ण पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ये तीनों पादप देखो। ठीक है, ये पहला क्या है, टेरिडोफाइट, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म, और ये क्या है, एंजियोस्पर्म। देखो मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगी, आपके सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये ऐसा आपके बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इस पृथ्वी पे पादपों का विकास हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो थैलस ब्रायोफाइटा था वो सीधा आपका क्या था, थैलेनुमा संरचना थी, यानी यहाँ पर्णसम और यहाँ मूलसम। और ये जो थैलोफाइटा है ये तो सीधे ही थैले के समान संरचना। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें टेरिडोफाइटा में क्या, पर्ण, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले विभेदित होने वाला पादप कौन, टेरिडोफाइटा। और इसके अंदर हमको पता है ये, जैसे ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और ये क्या है, कायिक परण। ठीक है, और ये क्या है, बीजाणु परण। ये कैसे प्रकार की है, बीजाणु परण। जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे ही होगा, ये क्या है, कायिक परण, और ये आपकी क्या है, बीजाणु परण। ठीक है, अब देखो फिर इसमें अंतर क्या है, अंतर मैं बताती हूँ। इसके अंदर क्या है, ये क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी, ये क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। और इस परण, बीजाणु परण पे भी यहाँ भी क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सहायक है। कौन, कायिक परण क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सहायक है, और बीजाणु परण क्या है, जनन से संबंधित है। ये हमने पढ़ लिया, ये क्या है, जनन से संबंधित है। अब देखो ये जो बीजाणु परण है किसकी, टेरिडोफाइटा की जनन भी करती है, प्लस में प्रकाश संश्लेषण भी करती है। माथा चकरा गया ना, कि ये जनन भी करती है और साथ साथ में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण भी करती है। लेकिन यहाँ जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, केवल जनन योग्य, यानी कि ये जो जिम्नोस्पर्म की जो बीजाणुपरण है वो केवल और केवल जनन योग्य है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है। लेकिन टेरिडोफाइटा की जो बीजाणुपरण है वो क्या है, जनन भी करती है और प्रकाश संश्लेषण भी करती है। ठीक है, तो देखो ये जनन से संबंधित है। और यहाँ एंजियोस्पर्म में याद आ रहा होगा हमने क्या देखा था, कुछ याद आ रहा है, इस तरह से संरचना, अब तो समझ ही गए होंगे। ये क्या है, पुष्प, पुष्पी पादप, हमने इसको क्या नाम दिया था, पुष्पी पादप। ठीक है, यानी क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो पुष्प है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लैंगिक अंग। क्या पाए जाते हैं, लैंगिक अंग।
वहीं यदि हम बात करें बीजाणुपरण के अंदर जो बीजाणु ध्वनि पाई जाती है उसके अंदर क्या है, लैंगिक अंग यानी पुंध्वनि और स्त्री ध्वनि इसके अंदर पाई जाती है और यहाँ विकसित हो जाते हैं क्या, आपके पुमंग और जायांग के अंदर। तो देखो ये क्या कुछ सिमिलरिटी या कुछ थोड़ा अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे कि ये बीजाणुपरण जो है वो बदल गई एंजियोस्पर्म में आकर किसमें, पुष्प में मॉडिफाइड हो गई ये बीजाणुपरण किसके अंदर, पुष्प के अंदर, इसीलिए तो ये विकसित पादप कहलाया, कौन, एंजियोस्पर्म। और यहाँ यह पुष्प है, यह भी केवल जनन योग्य है, ये पुष्प प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, ये भी केवल क्या है, जनन योग्य है। और जिम्नोस्पर्म की बीजाणुपरण है वो भी क्या है, केवल जनन योग्य है। लेकिन टेरिडोफाइटा की जो बीजाणुपरण है वो जनन भी करती है और साथ में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण भी करती है। देखो ये आपके इस तरह से बुक के अंदर नहीं बताया है, लेकिन आप इस तरह से इसमें अंतर करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में रहेगा और आपके स्टेबल भी रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका जीवन चक्र, इसका स्टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। जैसे हमने ब्रायोफाइटा के अंदर देखा था पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पादप जो है किस तरह से परिवर्तित होता है। ठीक है, देखिए इसका हम देखते हैं जीवन चक्र। बीच में आप जहां मैं थोड़ी अलग हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मैं भूल गई, याद नहीं रहा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, यहाँ क्या है मेरे को समझाना था, जगह नहीं है बोर्ड पे, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके जीवन चक्र को, जीवन चक्र को। ठीक है, इसका जो मुख्य पादप शरीर है, मुख्य पादप शरीर कैसा है, हमको पता है बीजाणुद्भिद है। कैसा है, बीजाणुद्भिद है, यानी क्या है, द्विगुणित है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इस बीजाणुद्भिद मुख्य पादप शरीर के अंदर हमने क्या देखा था, कौन सी परण पाई जाती है, बीजाणुपरण, बीजाणुपरण। और इस बीजाणुपरण के ऊपर क्या पाई जाती हैं, बीजाणुधानी। ठीक है, और इस बीजाणुधानी में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, द्विगुणित। कैसी हैं, बीजाणु में जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है, द्विगुणित, 2n। और इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहेंगे, बीजाणु मात्र कोशिका। देखो यहां मैंने बताया ये स्थल है, इस पे ये क्या मिल रहा है, ये टेरिडोफाइट है और इसके अंदर ये क्या है, ये बीजाणुपरण है। और इस बीजाणुपरण के ऊपर ये क्या है, बीजाणुधानी है। और इस बीजाणुधानी के अंदर क्या है, आपके बीजाणु मात्र कोशिकाओं से ये भरी हुई है, यानी कि इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उस कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहाँ क्या होगा, इस बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। देखो ये 2n है तो किस में बदल जाएगी, अगुणित यानी अन में बदल जाएगी और क्या बनाएगी, बीजाणु। क्या बनाएगी, बीजाणु, अगुणित बीजाणु। देखो यहाँ इसके अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और यहाँ जो ये विभाजन होने के बाद जो बना, क्या बनी, बीजाणु। कई सारे बीजाणु बन गए, इस बीजाणुधानी के अंदर कई सारे बीजाणु बन गए और जिससे फिर वो क्या है, फट गई बीजाणुधानी। और फटने से क्या मुक्त हो गए, आपके बीजाणु। जैसे यहाँ मैंने ये क्या दिखाया है, बीजाणु। और बीजाणु कैसे हैं, अगुणित है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अब इतना तो आप समझते होंगे, नहीं तो अपन कोशिका वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद ये बीजाणु क्या करेगा, ये अंकुरित होगा। ये क्या होगा, ये होगा अंकुरित। और अंकुरित होकर क्या बना देगा, युग्म कोद्भिद। क्या बना देगा, युग्म कोद्भिद। ठीक है, देखो ये अंकुरित यानी कि इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता जाएगा और जिससे ये क्या बना देगा, युग्म कोद्भिद, जो नए जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है, ये एक थैलसनुमा संरचना है। ठीक है, ये क्या बना दिया, युग्म कोद्भिद। और ये कैसा होगा, अगुणित। और यदि आपको याद आ रहा है तो मैंने ब्रायोफाइटा के अंदर क्या बताया था
कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्त्री ध्वनि तथा पुं ध्वनि पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मादा जनन अंग तथा नर जनन अंड और क्या होता है आपका पुमंग। ठीक है, तो ये अंड और पुमंग वैसे ही यहाँ आ जाएंगे इस जल के अंदर, और जल के अंदर आने के बाद इसके अंदर क्या होगा, संलयन होगा, और संलयन होने के बाद ये संरचना क्या बन जाएगी, युग्मनज। क्या बन जाएगी, युग्मनज। ठीक है, यानी कि ये युग्मकोद्भिद है, इसमें क्या है, एक तो क्या होगा पुमंग और एक आपका क्या होगा अंड। ठीक है, और ये पुमंग और अंड दोनों संलयन करके क्या बना लेंगे, युग्मनज। क्या बना लेंगे, युग्मनज। ठीक है, जो क्या होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ में आई। अब ये युग्मनज क्या होगा, ये युग्मनज परिवर्धित होकर क्या बना लेगा, मुख्य पादप शरीर। क्या बना लेगा, मुख्य पादप शरीर, जो कैसा है, बीजाणुद्भिद। जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना, ये युग्मनज है, इसमें बारंबार क्या होता जाएगा, लगातार विभाजन होकर, और ये परिवर्धित होकर क्या बना लेगा, जड़, तना और पर्ण में विभेदित हो जाएगा और एक नया पादप का निर्माण कर देगा, जो कैसा है, बीजाणुद्भिद। ये है इसका जीवन चक्र, किसका, टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। ठीक है, ये मोस्टली सब ये जो टेरिडोफाइट जितने भी है उसमें ज्यादातर यही होता है। एक और जीवन चक्र है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी किस तरह से। तो आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। एक और देखो, ये नोट याद रखना, एकमात्र पादप, मैंने क्या लिखा है, एकमात्र पादप, सिर्फ एकमात्र पादप कौन से, टेरिडोफाइट सी ऐसे जो है इस पृथ्वी पे, जिसमें क्या है, बीजाणुपरण, जनन और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ये मैंने पीछे बता दिया था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एकमात्र ऐसे पादप हैं कौन, टेरिडोफाइट, जिसमें जो बीजाणुपरण है वो जनन भी करती है और साथ में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमने क्या देखा था कि जिम्नोस्पर्म में बीजाणुपरण थी, जो क्या कर रही थी, सिर्फ जनन कर रही थी, और एंजियोस्पर्म में वही बीजाणुपरण किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, पुष्प के अंदर, जो क्या है, सिर्फ जनन करता है। और इसके पीछे, टेरिडोफाइट के पीछे हमने देखा ब्रायोफाइट, जिसके अंदर ऐसी कोई पर्ण और तने और मूल में विभेदित संरचना नहीं थी। ठीक है, वहां क्या था, थैलस था, उसके अंदर जो पुमंग और आपका अंड था वो कोशिकाएं संलयन होकर क्या बना रही थी, युग्मनज, और फिर उससे पादप का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो क्या आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया। ठीक है, तो चलिए एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आज के लिए इतना ही।